इंदौर में यातायात सबसे बड़ी समस्या बनकर सामने आती है, जिसके लिए काफ़ी अलग-अलग प्रयास भी किए जाते हैं, परंतु हर प्रयास नाकाफ़ी साबित होता है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? और हल जो ढूंढना होगा समय के अनुरूप, हम कहें तो तात्कालिक हल कुछ अलग होगा, मध्यम समय के जो हल है वो अलग होंगे, और एक लंबे समय का जो हल है वो एक अलग होगा। और ये तकनीकी जो हल होगा उसे ही करना होगा, न कि दिखावटी वाला। बारिश आते ही इंदौर की सड़कें तालाब बन जाती हैं। स्थायी रूप से समाधान क्या बताना चाहेंगे? बरसात के पानी को सड़कों के नीचे से ही बहाना होगा। प्राकृतिक जो छोटी छोटी नालियां हैं या बड़े जो नाले हैं वहां तक जल की पहुंच बनाना चाहिए और इन नालों को सुरक्षित करना चाहिए। सैकड़ों कॉलोनियों को परमिशन मिल रही है। ऐसी जगह जहाँ पर जल निकासी की भी व्यवस्था नहीं है, पुलिस भी नहीं पहुँचती, तो क्या इस चीज़ पर सरकार को एक बार विचार करना चाहिए? जो प्राकृतिक बहाव है उसको अगर मेंटेन नहीं किया गया तो इंदौर शहर में आने वाले समय में बहुत ही अकल्पनीय स्थिति निर्मित होगी। क्या इंदौर को असल में मेट्रो की ज़रूरत है, और क्या जो मेट्रो बनाने का डिसीजन लिया गया है उसमें आम जनता के मत को सम्मान दिया गया है? ये योजना लाके इंदौर पे थोपी गई योजना लगती है। सामान्यतः मेट्रो उस मार्ग पे चलाई जाती है जहाँ पे 1 लाख यात्री प्रति घंटा यात्रा करने की संभावना बनती हो, और मुझे नहीं लगता कि इंदौर में ऐसा कोई मार्ग है। बीआरटीएस बनाया जाता है, फिर तोड़ा जाता है, और अब एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया जाएगा। तो क्या जो इंदौर की जनता है उसका जो पैसा है, जो टैक्स वो पे करती है, क्या उसका सही उपयोग किया जा रहा है? कि 2% वाहन भी सीधे नहीं जाते हैं। जो सीधे सीधे नौलखा से चढ़ के ईमान 9 की ओर उतरेगा, एलआईजी चौराहे पार करके, इधर ट्रैफिक 2% भी नहीं है। तो इतना सारा पैसा खर्च करके अगर उपयोगिता सिद्ध नहीं होगी तो इसको बनाने क्यों चाहिए। इंदौर के पब्लिक ट्रांसपोर्ट के सुधार के लिए आप क्या एक राय देना चाहेंगे? कि यातायात का हल पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर ही है। इंदौर के विकास और शहर की गंभीर समस्याओं को लेकर आज हम पेश कर रहे हैं खास रिपोर्ट। जनसंचार न्यूज के एडिटर रजत तिवारी ने इंजीनियर अतुल सेठ से बातचीत की, जिन्होंने खुलासा किया है कि शहर में यातायात जाम और बरसात में सड़कें तालाब बन जाना आम समस्या बन चुकी है। साथ ही उन्होंने बताया कि मेट्रो, बीआरटीएस और एलिवेटेड रोड परियोजनाएं कितनी जरूरी हैं और क्या जनता के पैसों का सही इस्तेमाल हो रहा है। देखिए इस खास इंटरव्यू में और भी अहम बातें जो हर इंदौरी के लिए जानना बेहद जरूरी है। नमस्कार, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है इंदौर के विकास कार्यों पर काफ़ी अध्ययन करने वाले इंजीनियर अतुल सेठ जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है जनसंचार न्यूज़ में। आज हम कुछ विकास कार्यों के बारे में प्रश्न आपसे पूछेंगे। इंदौर में यातायात सबसे बड़ी समस्या बनकर सामने आती है, जिसके लिए काफ़ी अलग अलग प्रयास भी किए जाते हैं, परंतु हर प्रयास नाकाफ़ी साबित होता है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा ये मानना है कि इंदौर के विकास के अंदर आज की तारीख में सबसे बड़ा जो यक्ष प्रश्न है वो है यातायात। इससे मैं पूर्णतः सहमत हूँ। और ये एक दिन दो दिन की बात नहीं है, ना एक दो दिन के अंदर ये समस्या उत्पन्न हुई है। इसकी अगर हम जड़ में जाएंगे तो मालूम पड़ेगा कि 1975-76 से जब इंदौर में एक छोटा शहर था और इंदौर के अंदर उस जमाने में 100 रोडवेज की बसेस चलती थी, टेम्पो चलते थे, टांगा चलता था, लोगों के पास साइकिल थी, तब यातायात एक सुचारू था। मगर जैसे जैसे हम कह सकते हैं कि एक साथ सारी समस्या का शुरुआत हुई, धीरे धीरे बसें बंद होना चालू हुई, टेम्पो का रूप नगर सेवा ने, ऑटो रिक्शा ने ले लिया, टांगे हमारे शहर से गायब हो गए, साइकिलें इंदौर शहर से खत्म होने लगी। आज नगण्य सी हम कह सकते हैं कि साइकिलें इंदौर शहर में दिखती है। सुबह सुबह जवान लोग, कुछ जो हेल्थ के कॉन्शियस लोग हैं वो साइकिल जरूर चलाते हैं, और आम चलन में साइकिल नहीं है। और इसकी जगह ले ली वाहनों ने, चाहे वो 2 पहिया वाहन हो या 4 पहिया वाहन हो। आज छोटे से छोटा क्लास 3, क्लास 4 लेवल का जो बेचारा हमारा व्यक्ति है, छोटा भाई है, जो आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर है, फिर भी अपना वाहन रखने के लिए मजबूर है, क्योंकि यहाँ पे जन यातायात का कोई साधन नहीं है, पब्लिक यातायात का कोई साधन नहीं है। और जो है भी वो नगण्य से, उनकी कोई जानकारी, उनकी कोई समय सीमा किसी को मालूम नहीं है, ना पाबंदी है समय की। तो मालूम नहीं पड़ता आदमी को कि मैं वास्तव में जाऊँगा घर से निकल के तो अपने ऑफिस या अपने कार्यस्थल पे कब पहुँच पाऊँगा। और ये मूल समस्या मुझे लगता है कि इंदौर की यातायात की है। जब तक इस पे ध्यान नहीं दिया जाएगा, उस पे हम कितने भी प्रयास कर लें, कितना भी यातायात सुधारने की बातें कर लें, मुहिम चला लें, चालान बना दे,
लेफ्ट टर्न फ्री कर दे, राइट टर्न के लिए सिग्नल सिंक्रोनाइजिंग की बात कर ले, या हम फ्लाईओवर की बातें कर ले। जिस गति से वाहन इंदौर शहर में बढ़ रहे हैं और जिस गति से वाहन बढ़ने के साथ में सड़कों की चौड़ाई खास करके चौराहे पे जो है नाकाफ़ी होती जा रही है, ये समस्या इंदौर में विकराल होती जाएगी। और ये इसका हल ढूंढना भी, जिस तरह समस्या पिछले 50 साल में आई, उसी प्रकार से इसका हल भी हमें ढूंढना होगा। और हल जो ढूंढना होगा समय के अनुरूप, हम कहें तो तात्कालिक हल कुछ अलग होगा, मध्यम समय के जो हल है वो अलग होंगे, और एक लंबे समय का जो हल है वो एक अलग होगा। इन तीनों समय को देखते हुए इन तीनों के जो विभिन्न विभिन्न हल है वो हमको ढूंढना होगा। और ये तकनीकी जो हल होगा उसे ही करना होगा, न कि दिखावटी वाला और फैंसी आइटम हमें कोई ग्रहण करना होगा। बारिश आते ही इंदौर की सड़कें तालाब बन जाती हैं। इसको लेकर के आप क्या एक स्थायी रूप से एक समाधान क्या बताना चाहेंगे? इंदौर में बरसात के अंदर हम अगर पुराना इंदौर याद करें तो मालूम पड़ता है कि पुराने इंदौर के अंदर जितनी कॉलोनियाँ थी, जितनी सड़कें थी, उसमें बरसात की खुली नालियाँ और कच्ची नालियाँ मौजूद थी। हर चौराहे पे, तिराहे पे पुलियाँ बनी होती थी। आज भी इंदौर में 3 पुलियाँ, बड़ी पुलियाँ, छोटी पुलिया के नाम से हम चौराहे को, जगहों को जानते हैं। और आज देखते हैं कि वो सारी पुलियाँ गायब हो गई है। पुलियाँ होने से बरसात का पानी सड़कों के नीचे बहता था। अब इंदौर में सन 2000 के बाद में जब से आरसीसी रोड बनना शुरू हुए, तब से ये एक मिसकंसेप्ट लोगों के दिमाग में आ गया कि जो बरसात का पानी है वो सड़कों के ऊपर से बहा दिया जाए। बरसात के पानी को सड़कों के ऊपर से कभी भी बहाया नहीं जाता है। बरसात के पानी को सड़कों के नीचे से ही बहाना होगा, और तो ही शहर और आम जनता जो है बरसात के पानी में अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पाएगी। और जब भी बाढ़ आती है, अभी तो हम कह सकते हैं कि इंदौर में इतनी विकराल बाढ़ नहीं आई है, ना अतिवृष्टि हुई है, मगर अब कभी भी इंदौर में जब भी अतिवृष्टि होगी, जो 1972 में हुई है या 1945-46 में हुई है, अगर इतनी अतिवृष्टि हुई कि अगस्त सितंबर माह में एक दिन में 15 इंच 17 इंच पानी गिरेगा, तो इंदौर की कल्पना हम सबके परे है कि इंदौर में क्या हालत होगी। और इसके लिए मुझे लगता है कि मूलतः 2 बातें हैं। एक तो इंदौर के मास्टर प्लान में बरसात की निकासी के लिए कोई चैप्टर ही नहीं है। अभी जो मास्टर प्लान समाप्त हो गया 2021 में उसमें भी, उसके पहले भी बहुत छोटे अक्षरों में एक 4 लाइन के पेरा में लिख दिया कि बरसात की निकासी की व्यवस्था होना चाहिए और नाली बनाना चाहिए, मगर एक जो मास्टर प्लान होना चाहिए वो उपलब्ध नहीं है। और ना ही इंदौर के जितनी नई कॉलोनियाँ बन रही है, चाहे इंदौर विकास प्राधिकरण बना रहा हो, चाहे प्राइवेट कॉलोनाइजर बना रहा हो, वहाँ पे तो अकल्पनीय स्थिति है। कोई किसी का ध्यान नहीं रखता है कि उस कॉलोनी के ऊपर बरसात का पानी कहाँ से आता है, उस कॉलोनी का पानी बरसात में कहाँ जाता है। तो एक जो प्राकृतिक ढाल इंदौर में वरदान है कि हम कह सकते हैं कि देवगुड़ा से लेके कबीर खेड़ी तक करीब 50-60 मीटर, इन्हें 150-200 फीट का ढाल है मात्र 15 किलोमीटर में। तो इतना अच्छा ढाल होने के बाद भी बरसात के अंदर जल जमाव की स्थिति बन जाती है और 4-5 घंटे पानी जमा रह के आसानी से निकल जाता है। वो 4-5 घंटे जो होता है वो त्राहिमाम पैदा कर देता है और इंदौर के विकास जैसा जैसा होता जा रहा है। और मास्टर प्लान में कोई प्रावधान नहीं है, ना कोई कंट्रोलिंग अथॉरिटी है इसके अंदर कि जो बरसात के पानी की निकासी को सुनिश्चित करता हो। तो मुझे लगता है कि आज की टाइम हम कह सकते हैं कि इंदौर बरसात के मामले में भगवान के भरोसे है, मगर इसके नीति नियंता लोगों ने, शासन प्रशासन ने इसके ऊपर सोचना चाहिए और मास्टर प्लान में इसके ऊपर अनिवार्यता लागू करना चाहिए। और जो टीएनसी डिपार्टमेंट है उसने भी इसके ऊपर जिस तरह रोडों का समावेश करता है या ड्रेनेज के समावेश भी करण करके एक पूरा ओवरव्यू देता है, वैसे ही पानी की निकासी के लिए भी ओवरव्यू देते हुए प्राकृतिक जो छोटी छोटी नालियाँ हैं या बड़े जो नाले हैं वहाँ तक जल की पहुँच बनाना चाहिए और इन नालों को सुरक्षित करना चाहिए। जब बात कॉलोनी की गई तो मैं आपसे एक और सवाल यह पूछना चाहूँगा कि सैकड़ों कॉलोनियों को परमिशन मिल रही है,
ऐसी जगह जहाँ पर जल निकासी की भी व्यवस्था नहीं है, पुलिस भी नहीं पहुँचती, तो क्या इस चीज़ पर सरकार को एक बार विचार करना चाहिए? बिल्कुल, क्योंकि कॉलोनी के विकास के अंदर, कॉलोनी के विकास की अनुमति में कोई भी विभाग बरसात के पानी की निकासी को या बरसात के पानी के प्रवाह को जो प्राकृतिक भाव है उसको सुनिश्चित करने का कोई तरीका आज की तारीख में इंदौर में नहीं है। और राष्ट्रीय जो नीति है या ग्रीन ट्रिब्यूनल है उसने भी कहा है कि प्राकृतिक बहाव को हमको सुनिश्चित करना होगा, उसका छेड़छाड़ नहीं करना है। तो इस प्राकृतिक बहाव को कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है? जो छोटी छोटी नालियाँ हैं जो प्राकृतिक बहाव है उसको अगर मेंटेन नहीं किया गया तो इंदौर शहर में आने वाले समय में बहुत ही अकल्पनीय स्थिति निर्मित होगी। क्या इंदौर को असल में मेट्रो की ज़रूरत है, और क्या जो मेट्रो बनाने का डिसीजन लिया गया है उसमें आम जनता के मत को सम्मान दिया गया है? इंदौर की मेट्रो मुझे लगता है कि बहुत अलग अलग एंगल से आई है। सबसे पहले तो 2013 में मेट्रो की एक इनिशियल स्टडी हुई थी और उसमें जो रूपरेखा आई थी वो इंदौर में प्लस के आकार की एक रूपरेखा प्रस्तावित की थी और वो देवास नाका से होते हुए, सयाजी होटल होते हुए, पाटलीपुरा होते हुए रेलवे स्टेशन, वहाँ से भी फूटी कोठी तक एक रास्ता जा रहा था। और एक रास्ता उन्होंने बनाया था एयरपोर्ट से लेके एमजी रोड के नीचे नीचे और इधर बंगाली चौराहे से होते हुए बिचौली तक। और ये मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा रूट प्रस्तावित था। फिर अचानक कब कहाँ कैसे ये प्रस्ताव को बदल के ये आधा डी इंदौर का बनाया, जिसमें 32 किलोमीटर की योजना है। आधा डी इसलिए कि एमजी रोड को हम माने कि एक भुजा है, तो एमजी रोड के उत्तर में, एमजी रोड के दक्षिण में इंदौर को बांट सकते हैं। तो इंदौर के एबी रोड के उत्तर की तरफ यानी जो सुपर कॉरिडोर है उस पर एक गोलाई वाला क्षेत्र लिया और एमजी रोड को उन्होंने बंगाली से लेके एयरपोर्ट तक जोड़ा। तो इसमें सामान्य आदमी भी कह सकता है कि 19 किलोमीटर 17 किलोमीटर रास्ता ऐसा है जिसमें कोई आबादी बहुत कम है या बिल्कुल भी नहीं है। और ये आबादी कब आएगी, 10-20 सालों में आएगी कि नहीं आएगी मालूम नहीं। बाईपास को बने हुए हम कह सकते हैं इंदौर में 25 साल हो गए, आज भी आप बाईपास जो है 10% भी बसाहट नहीं हुई है। तो सुपर कॉरिडोर पर तो कोई प्लानिंग ही नहीं है, ऑफिस के अलावा कुछ है ही नहीं। इंदौर विकास प्राधिकरण की जो जितनी भी योजना है वो मेन रोड से 1-2 किलोमीटर बाद चालू होती है। तो कब कौन आने वाला है, कौन बैठने वाला है मालूम नहीं। और दुर्भाग्य की बात यह है कि ये जो पूरी योजना आई इसका इंदौर में मैंने जितने भी जनप्रतिनिधि है सभी पार्टी की उनसे बात की तो उनको भी कुछ मालूम नहीं है। शासन प्रशासन के जितने लोग हैं जिनसे संपर्क हुआ उनको भी कुछ डिटेल में मालूम नहीं है। यानी एक हम कह सकते हैं कि जनता से चोरी छुपे ये योजना लाके इंदौर पे थोपी गई योजना लगती है। और आज भी इसके अंदर भविष्य की जितनी बातें हैं इसका कोई उत्तर नहीं है। बहुत से प्रश्न ऐसे मेट्रो के जो वास्तव में इंदौर की जनता को, इंदौर के कर्णधारों को मालूम होना चाहिए। जैसे कि इंदौर की योजना 7,500 करोड़ से शुरू हुई थी, आज बगैर कहे 11,500 करोड़ हो गई। तो ये 4,000 करोड़ रुपये जो अतिरिक्त आज की तारीख में है वो कौन भुगतने वाला है? और पहली बात तो ये कि 7,500 करोड़ रुपए की योजना इंदौर की जनता पे क्या भार लाने वाली है किसी को मालूम नहीं। उसका पेमेंट रीपेमेंट कैसे होने वाला है किसी को मालूम नहीं। इसका ब्याज भी क्या इंदौर चुका पाएगा क्या, या इंदौर या मध्य प्रदेश शासन या केंद्र शासन चुका पाएगा क्या? और टिकटों से जो वसूली होने वाली है इसका भी कोई आकलन नहीं है कि कितनी वसूली होने वाली है, कितने लोग इस पर बैठने वाले हैं। सामान्यतः मेट्रो उस मार्ग पे चलाई जाती है जहाँ पे 1 लाख यात्री प्रति घंटा यात्रा करने की संभावना बनती हो। और मुझे नहीं लगता कि इंदौर में ऐसा कोई मार्ग है। बीआरटीएस पे भी जो यात्री संख्या उपलब्ध है वो ये है कि 60,000 यात्री प्रतिदिन गुजरते थे। और मेट्रो को इसलिए इसकी उपयोगिता सिद्ध नहीं हुई और घाटे में रही और अंततः इसको हटाना पड़ा। क्योंकि बीआरटीएस की जो उपयोगिता है उसके लिए कहते हैं कि 30,000 से लेकर 40,000 के यात्री प्रति घंटा उसको मिलना चाहिए, तब जाके वो प्रॉफिट में आती है।
और वो रूट जो है उसकी उपयोगिता सिद्ध करता है। मैं इंदौर में 60,000 यात्री प्रतिदिन आने जाने के मिला के, तो ये स्वाभाविक रूप से बगैर अध्ययन करे हुए थोपी गई योजना है। और आने वाले समय में भी इसका क्या होने वाला है, जो मेरे पास जानकारी है वो ये है कि इसका बिजली का बिल जब योजना पूरी हो जाएगी 32 किलोमीटर की और मेट्रो फुल फ्लेज चलने लगेगी, तो आज के बिजली के भाव से 300 करोड़ रुपया महीने साल का बिल आएगा। ये 300 करोड़ रुपये साल का बिल जो बिजली का है, इसके अतिरिक्त जो संचालन व्यय होगा, रखरखाव का खर्च होगा, सिक्योरिटी का खर्च होगा और जो ब्याज भरना पड़ेगा और जो किस्तें चुकाने का होगा, वो सब मिला के 800,000 करोड़ रुपये साल का जो खर्चा आएगा, वो कौन चुकाने वाला है, कैसे चुकाने वाला है? और ये भार अगर आम जनता पे आने वाला है तो क्या आम जनता की सहमति हमने ली है? ये यक्ष प्रश्न है और इस पे जरूर हमने, इंदौर की जनता ने, इंदौर के कर्णधार जितने भी लोग हैं उनने विचार करना चाहिए। बीआरटीएस बनाया जाता है, फिर तोड़ा जाता है और अब एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया जाएगा। तो क्या जो इंदौर की जनता है उसका जो पैसा है, जो टैक्स वो पे करती है, क्या उसका सही उपयोग किया जा रहा है? आपने आपके सवाल में कहा कि बीआरटीएस बनाया फिर तोड़ा, तो जब बीआरटीएस की उपयोगिता नहीं थी, क्योंकि सीधा कोई ट्रैफिक ही नहीं है, जैसा है कि प्रतिदिन 60,000 लोग इस पर चल रहे थे आना जाना मिला के, तो इसकी उपयोगिता नहीं है। यानी 25-30 लाख लोग जिस पे रोज चल रहे हो, उसमें से मात्र 60,000 लोग अगर सीधे सीधे चल रहे हो, उतर रहे चढ़ रहे हैं, तो सीधे चलने वाले 60,000 लोग ही है। तो एलिवेटेड कॉरिडोर पे भी जाने वाले लोग जो है वो बहुत ही कम है। इसकी उपयोगिता इंदौर में, क्योंकि इंदौर एक गोले में बसा हुआ शहर है, तो सीधे चलने वाला कोई वाहन है ही नहीं। इसके बीच में 8-9 जो चौराहे आते हैं, उस 9 चौराहों पे अधिकतर ट्रैफिक का जो सर्वे हुआ वो बताता है कि 1-2 चौराहे कोई इस बात पे चलता है, फिर किसी और चौराहे से कहीं दाएं बाएं मुड़ जाता है। तो सीधे चलने वाला ट्रैफिक तो मात्र 2% है। एक्रोपोलिस कॉलेज के सर्वे में सिद्ध हुआ कि 2% वाहन भी सीधे नहीं जाते हैं, जो MR9 से निकल के अपने नौलखा चौराहे पे होलकर कॉलेज के उतरते हो, या होलकर कॉलेज से आने वाला ट्रैफिक जो सीधे सीधे नौलखा से चढ़ के MR9 की ओर उतरेगा LIG चौराहे पार करके, ऐसा ट्रैफिक 2% भी नहीं है। फिर जब ये ध्यान में लाया तो उन्होंने भुजा उतारने की बात करी, भुजा उतार के इसकी उपयोगिता देख लो, तो जो 2% की उपयोगिता थी वो 6-7%, 8% हो गई। तो 8% उपयोगिता के लिए हम क्या एलिवेटेड कॉरिडोर बनाएंगे? और फिर ये काम जब सरकार के ध्यान में आया तो रुक गया 2019-20 में, और 2024 के अंदर अचानक इसकी घोषणा होती है कि हम एलिवेटेड कॉरिडोर बनाएंगे। फिर IDA सर्वे करता है, उस सर्वे के अंदर भी आता है कि इसकी उपयोगिता नहीं है, और हम कुछ भी कर ले तो 8-10% से ज़्यादा इसकी उपयोगिता सिद्ध नहीं होती है। और फिर माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद ने घोषणा करी कि ये उपयोगी नहीं है, इसलिए जगह जगह चौराहे पे हम पुल बनाएंगे या जो भी हम सुधार करना होगा चौराहे पे वो करेंगे। फिर अचानक 3-4 महीने पहले इसकी मुहूर्त की बात आती है कि हम इसका काम शुरू करेंगे, और ये काम शुरू करेंगे, उसके अंदर ऊपर रोटरी वगैरह बना देंगे 3-4 जगहों पे। तो एलिवेटेड पे रोटरी बनाना, एलिवेटेड पे भुजा उतारना, तो पहली बात तो ये एलिवेटेड रोड ही नहीं था। जो AB रोड नीचे बना था वैसा का वैसा एक AB रोड आप कह सकते हैं ऊपर बन जाएगा, और ऊपर बनने के बाद में भी इसकी समस्या जो है रोटरी विजयनगर पे आज ही फेल हो गई थी। तो जब गणना की गई IDA के सर्वे के आधार पे, जो चौराहा का पूरा सर्वे उपलब्ध है, तो उसमें मालूम पड़ता है कि वो रोटरी, सारी की सारी रोटरी, चाहे वो जो LIG पे रोटरी बना रहे हो, चाहे वो शिवाजी वाटिका पर रोटरी बनाने की बात है, चाहे वो नौलखा चौराहे पे, उस पर आज ही ट्रैफिक जो है 5,000 PCU से ज़्यादा का है। और जो रोटरी बनने वाली है 24 मीटर की, उसकी जो कैपेसिटी होती है वो 3,000 से 3,500 वाहन की होती है, और उसका आज ही ट्रैफिक जो है 5,000 से ऊपर का है। और वो गति भी जो 30 किलोमीटर की गति लिखी है, वो 30 किलोमीटर की गति भी वहाँ अचीव नहीं हो पाएगी। तो ट्रैफिक बहुत कम पे ही वहाँ जाम लग जाएगा। तो अगर जाम लगने लग गया, उपयोगिता 8-10% से नीचे आने लग गई, तो ये जो 250 करोड़ का जो प्रोजेक्ट चालू हुआ था 2019 में, आज ही वो 500-600 करोड़ के ऊपर हो गया है। बनते बनते में कितना होगा मालूम नहीं। तो इतना सारा पैसा खर्च करके अगर उपयोगिता सिद्ध नहीं होगी तो इसको बनाने क्यों चाहिए?
और इसलिए मैंने एक जनहित याचिका माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल की और उच्च न्यायालय ने इसका संज्ञान लेते हुए संबंधित पक्षों को नोटिस भी इशू करे। देखते क्या जवाब आता है, मगर इंदौर के लिए किसी भी हालत में एलिवेटेड कॉरिडोर उपयोगी नहीं है और इंदौर के लिए नासुर बनेगा, ये मेरा पूरा मत है। इंदौर के पब्लिक ट्रांसपोर्ट के सुधार के लिए आप क्या एक राय देना चाहेंगे? मुझे लगता है कि इंदौर की यातायात का हल पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर ही है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंदौर में लाना है तो 3 मुख्य बातें होगी कि एक तो बस सिस्टम के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है इंदौर में। सुचारू बस व्यवस्था जो 24 घंटे सातों दिन उपलब्ध हो और रात को 2 बजे कोई रेलवे स्टेशन पर उतरे तो वो इंदौर के सारे कोने पर पहुंच पाए, या रात को 3 बजे 4 बजे कोई ट्रेन पकड़ना हो तो इंदौर की आम जनता को बस मिले, वो सुविधा होना चाहिए। और इंदौर की जनता को बस सुविधा देने के साथ साथ में बस की सुविधा का हम कहना चाहिए आदत डालना पड़ेगी, क्योंकि 50 साल से हम कह सकते हैं कि 3 पीढ़ी आ गई। आज जब मैं छोटा था तब मैंने इंदौर में बसें देखी, मैं 50 साल से मैंने बसें नहीं देखी, तो मेरे बाद की पीढ़ी और उनके बाद की पीढ़ी ने बस देखी ही नहीं। तो ये डीएनए बदलने की जो बात है, ये एक लंबे समय की बात होगी, 10-15 साल की डीएनए बदलने में लगेगी। तो 10-15 साल तक इसका घाटा जो होगा उसकी भरपाई कैसे होगी, स्थानीय शासन, राज्य शासन और केंद्र शासन मिलके इसका फॉर्मूला तय करे और धीरे धीरे बसें जो है वो 500 से एक शुरू करके 1000 तक और 1500 बसें और अंततः 2000 बसें के माध्यम से ये योजना बनाना पड़ेगी। और वो टाइम टेबल के साथ, जैसे अहमदाबाद बॉम्बे में चलती है कि 9:12 पे प्लाजा पे कोई बस मिलने वाली तो 9:12 पे मिल जाए और वो 9:40 पे फूटी कोटी छोड़ेगी तो 9:40 पे फूटी कोटी छोड़ दे, तो लोग उस पर अमल करेंगे, लोग उस पर विश्वास करेंगे, उससे आना जाने का काम करेंगे। अन्यथा चाहे जब बस चला दी, चाहे जहाँ उतार दी और चाहे जहाँ हाथ दिखाने में बस रुक जाएगी, तो जो इंदौर में आज हालत है वैसा नहीं हो सकता है। तो मुझे लगता है कि एक सुचारू बस व्यवस्था लाने की इच्छा शक्ति शासन को लाना पड़ेगी और कठोर प्रशासन के माध्यम से इन बसों को सुव्यवस्थित तरीके से इंदौर में बस लाना होगी, तो ही मुझे लगता है कि ये इंदौर की यातायात का लंबे समय में हल निकल पाएगा। ये थे इंदौर के विकास और भविष्य को लेकर जुड़े हुए कुछ अहम सवाल। उम्मीद करते हैं कि अतुल सेठ जी ने जो अपनी राय दी है यह नीति निर्माताओं के पास पहुंचेगी, जिसमें जनप्रतिनिधि, प्रशासन, मुख्यमंत्री उन तक भी यह आवाज़ पहुंचे। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं रजत तिवारी, जनसंसार न्यूज़ से।